बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक का सूत्रधार कौन? प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो गई है। गृह मंत्रालय की टीम पंजाब के फिरोजपुर जांच के लिए पहुंची है। जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था, वहां गृह मंत्रालय की टीम पहुंच चुकी है। इस दौरान फिरोजपुर के डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की टीम पंजाब पुलिस अफसरों से बात करेगी। साथ ही घटना के समय वहां मौजूद चश्मदीदों से भी बात की जाएगी। तस्वीरों से जो न्यूज 18 इंडिया के पास जो तस्वीरें आई हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों की जो टुकड़ी थी वो सीधा फ्लाईओवर के ऊपर बैठी थी। रास्ता जाम किया हुआ था। जितने प्रदर्शनकारी थे उससे ज्यादा वहां पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन पुलिस का कोई प्रयास नहीं था कि प्रदर्शनकारियों को हटाकर रास्ता साफ किया जाए। बावजूद इसके कि 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को अलग अलग इंटरनल नोट्स पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ही जो स्थानीय कर्मचारियों को भेजी गई थी, उसमें साफ लिखा गया था कि प्रधानमंत्री के लिए ऑल्टरनेटिव रूट सड़क का मार्ग होगा। यह फिरोजपुर हाईवे होगा जहां से वो निकलेंगे अगर मौसम खराब हुआ तो, जहां पर इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा अविरोध और गतिरोध पैदा करने की कोशिशों को नाकाम किया जाए। जो तस्वीरें निकाली हैं वहां साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जहां थे वहां से कुछ ही मीटर दूर प्रदर्शनकारी मौजूद थे और सामने की सड़क पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को उनका अहंकार बताया। गिन रही है, देश उनकी करतूत गिन रहा है। और जिस तरह से एक जानबूझकर की गई आपराधिक साजिश पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हैं, आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क देने की कोशिश हो रही है, उससे ये अपने गुनाह से ये बच नहीं सकते। आप एक देश के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसे लीडर के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की भी गंध आ रही है जो कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक के मामले पर अब से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को सबसे अहम बताया। साथ ही ये आदेश दिया कि पीएम के पंजाब दौरे से जुड़े सभी दस्तावेजों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे जाएं। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की होगी। ऐसा इन दस्तावेजों को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचाने के लिए किया गया है। इस काम में रजिस्ट्रार जनरल की मदद चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के अधिकारी करेंगे। पीएम की सुरक्षा में एसपीजी, पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां शामिल थीं। अब अदालत यह देखेगी कि अगर कोई चूक हुई है तो किससे हुई है और उसकी जवाबदेही कैसे तय की जाए। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक ये दोनों कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सीमा पार आतंकवाद के एंगल से भी जांच को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें तय किया जाएगा कि जांच किस तरह से की जाएगी। आज की सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई मामूली कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। पीएम की यात्रा से पहले एक प्रतिबंधित संगठन ने यात्रा का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। वो वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एंगल भी है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि पंजाब का ये कहना है, पंजाब सरकार का ये साफ कहना है
कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी से शहजाद पूनावाला और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जी। कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अरविंद कुमार जी नमस्ते। सबसे पहली बात ये, जो आज तस्वीरें आई हैं जहां प्रधानमंत्री की का काफिला बीच फ्लाईओवर रुका हुआ है और सारे पुलिस वाले, कोई ये कुछ कोशिश में नहीं है कि रास्ते को साफ किया जाए। वो सब वहां खड़े हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों के सामने खड़े हैं। कई सारी तस्वीरें आई हैं जहां पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में बैठकर आराम कर रहे हैं। क्या इस तरह का पुलिस बंदोबस्त होता है जब प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, जो भी ये विजुअल्स आ रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक हैं और पूरे पुलिस फोर्स के ऊपर एक धब्बा है। इस तरह का कभी अरेंजमेंट, पीएम की सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी सर्वोपरि होती है प्रदेश पुलिस के लिए। अगर उनको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए था तो उसके लिए मांग करनी चाहिए थी। ये जो विजुअल्स मैंने भी देखे हैं, वहां पर ना तो रूफ टॉप सिक्योरिटी है, जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्नाइपर्स नहीं है। ये तो पहले से सब तय था, मुझे लगता है कि इनको इंस्ट्रक्शंस थे कि उनको वहां पे कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि सीएम ने पंजाब के भी कहा कि हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि कोई बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ा स्पष्ट था कि जो जहां धरने पे बैठा है उसको बैठा रहने दीजिए, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 1.25 घंटे की यात्रा करके पीएम पहुंचे और 15 मिनट दूर थे हुसैनी वाला माटियाज उससे, और वहां पर इस तरीके से फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट फंसे रहना, ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है और इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है। वो भी बॉर्डर स्टेट है पंजाब। ये मैंने भी वो वीडियो सुने हैं जिसमें आह्वान किया जा रहा है कि तिरंगे वाले को वापस कर दिया और अब खालिस्तान का मूवमेंट शुरू होगा। ये शुभ संकेत नहीं है और इसमें बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कौन क्या किस किस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत ही गंभीर घटना है और इससे बड़ा पुलिस फोर्स की भी बदनामी हुई है। पंजाब की पुलिस फोर्स एक बहुत ही काबिल पुलिस फोर्स मानी जाती है, जिसने कि आतंकवाद पे काबू पाया था। उनका एक इकबाल है अपना प्रदेश में। पर ये जो विजुअल्स आए हैं ये तो बिल्कुल उल्टा साबित कर रहे हैं जी, क्योंकि जो कुछ कहा गया, वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का कहना है कि 1 किलोमीटर की दूरी तक कोई वहां प्रधानमंत्री के आसपास पहुंचा ही नहीं, जबकि सड़क के ठीक उस पार, ब्रिज के ठीक उस पार जो है, वहां से आपको साफ दिख रहा है कि खुलेआम छूट थी, एक्सेस था और प्रदर्शनकारी वहां से प्रधानमंत्री के काफिले तक पहुंचे थे जब काफिला घूम रहा था। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं पंजाब के फिरोजपुर से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की ये तस्वीरें हैं जहां पीएम का काफिला जिस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा, वहां की तस्वीरें हैं। 5 जनवरी के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आंदोलनकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी और प्रदर्शनकारी जिन गाड़ियों में सवार थे वो पीएम की गाड़ी के काफी करीब थे। अब इस दौरान सड़क पर जाम लगा हुआ था और इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले के काफी करीब तक पहुंचने में कामयाब भी हो गई थी। अब इस दौरान पीएम की गाड़ी को वहां मौजूद एसपीजी के जवान घेर कर खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इन सारी तस्वीरों में पंजाब पुलिस के अधिकारी ट्रकों और बसों और अपनी अपनी गाड़ियों के आसपास ऐसे हाथ पे हाथ धरे खड़े हुए हैं, आराम से जैसे टहल रहे हैं। भाई यहाँ कोई सीन चल रहा है, आरआई देखते हैं, शूटिंग चल रही है, खड़े हो जाते हैं, हम भी देखते हैं नजारा। इस तरीके का वहां पर बॉडी लैंग्वेज पूरे पंजाब पुलिस की है। कहीं ना कहीं उनको यह आदेश दिया गया है, चाहे कुछ भी हो जाए आप प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा था, ये रोड जाम था शहजाद पूनावाला, तो फिर वहां के डीजीपी ने यह क्यों कहा कि रूट क्लियर है? 1-1.25 घंटा का सफर जो है, 1 बजे को जब वहां पीएम चले थे, उस वक्त क्यों ये कहा गया कि रूट क्लियर है? देखिए आनंद जी, जो चन्नी जी ने सबसे बड़ा झूठ कहा है शुरुआत से कि ये कुदरती था, ये संयोग था, आज न्यूज 18 इंडिया ने सिलसिलेवार तरीके से कल से लेकर आज तक आपने एक एक वो तथ्य सामने लाया है
कि ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा खूनी साजिशन प्रयोग था। और आज ये जो वीडियो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उसी कड़ी में एक और सबूत और दस्तावेज है। देखिए कैसे वो पंजाब पुलिस वहां पर खड़ी है पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। इससे पहले आप ही ने बताया था कैसे चाय पी रहे थे, इससे पहले आप ही ने बताया था कि किस प्रकार से रूट को लीक कर दिया गया, और वो भी ऐसी एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन को जिसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आप ही ने दिखाया कि इंटरनल मेमोस थे पंजाब पुलिस के जिसने कहा था ऑल्टरनेटिव रूट बनाकर रखिए, ये प्रोटेस्टर्स, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स को फिरोजपुर मत आने दीजिए। और ये अब आपको एक और मैं बात बताना चाहता हूं, एक वीडियो सामने आया है, एनिमेटेड वीडियो, 1 साल पुराना वीडियो, जिसमें हूबहू जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को एम्बुश किया गया, ये वीडियो 1 साल पहले फिरोजपुर के इलाके में बनकर सर्कुलेट हो रहा था। ये सारी चीजें दिखाती है आनंद जी कि ये सोची समझी लंबी साजिश थी कि प्रधानमंत्री को 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से एक सिटिंग डक बनाकर उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। और इसीलिए चन्नी जी मौकाए वारदात पर नहीं थे। और ये चन्नी जी का देखिए अजूबा, देखिए वो कहते हैं मैं कोविड पेशेंट के साथ था इसलिए मैं नहीं जा पाया। रात को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कल भी एक निजी चैनल के साथ निकल गए, वहां पर भी टहल रहे थे बिना मास्क के लोगों के बीच में, फोन पर नहीं आते, ना डीजीपी मौका वारदात पर थे। डीजीपी अपने क्यों उन्होंने क्लियरेंस दिया अगर इनको पता था कि इस प्रकार से रूट पर इतने सारे लोग मौजूद है? उन्होंने क्यों निर्देश नहीं दिया एडिशनल डिप्लॉयमेंट के लिए? उन्होंने क्यों पुलिस को नहीं कहा कि पूरे पेरीमीटर को, पूरे इलाके को सिक्योर किया जाए? ये सारी चीजें ब्लू बुक के हिसाब से, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और डीजीपी, इन तीनों की गाड़ियां उस पायलट में खाली थी। खाली क्यों थी, यह सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि अगर इस रूट पर जाम लगा है तो इस रूट में जाने के लिए क्लियरेंस क्यों दिया गया? तीसरी बात यह सामने निकल कर आती है कि जिस मुख्यमंत्री ने कोविड का हवाला देकर प्रधानमंत्री से किनारा कर लिया, वो उसी दिन बैठकर न्यूज 18 पंजाब के साथ इंटरव्यू करता है, शाम को जाकर वहां सबके साथ भीड़ भड़क्के में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और कल किसी दूसरे चैनल के साथ गाड़ी में और टहलता हुआ दिखता है और रैली में बिना मास्क के दिखता है। तो साफ ये दिख रहा है। लेकिन विजय कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विरोध कानूनों का था। ये कानूनों का विरोध देश के प्रधानमंत्री का विरोध या मोदी विरोध में कैसे बदल गया? वो कानून तो अब रिपील हो गए, कानून रिपील हो गए, किसान वापस चले गए, तो ये सड़क पर घेराव किस बात की थी? और मोदी विरोध का काम जो है ये तो कांग्रेस पार्टी का काम है। तो फिर किसानों को क्यों कह दिया गया कि जो कानून विरोध आपको करना है दैट इज इक्वल टू मोदी विरोध, और मोदी विरोध के लिए आप बीच सड़क पे खड़े हो जाओ, जाम कर दो? और जिसकी सरकार, जिस पार्टी को मोदी से नफरत है, उसी की सरकार और उसका चीफ मिनिस्टर कहता है हम कुछ भी हो प्रदर्शनकारियों को हाथ नहीं लगाएंगे, वो चाहे जो चाहे करें। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चन्नी जी का पीए कोरोना से प्रभावित हो गया था, उसके चलते सारी सूचना ऊपर दी गई केंद्रीय सरकार को, मोदी जी के स्टाफ वगैरह को, सभी को सूचना दी गई, और वहां से मैसेज ये आया कि जी आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते मोदी जी के मामले में। जहां तक बात क्लियरेंस की बात है तो एसपीजी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई भी स्टेट पुलिस उन्हें कोई सूचना देती है तो उसे रीचेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो इस मामले में एसपीजी ने या जो हमारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां, उन्होंने इस मामले में क्यों लापरवाही बरती, जांच का ये भी विषय है। ग्राउंड पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? विजय कौशिक, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा में चूक पर एमएचए 5 जिलों के एसपी समेत 13 अफसर जो हैं वो तलब किए गए हैं। केंद्र के 3 अधिकारियों ने इन सबको तलब किया है। पंजाब के डीजीपी, आईजी, एसपी रैंक के अफसर, इन सबको तलब किया गया है। मोगा और तरन तारण के एसपी को भी तलब किया गया है। मुक्तसर साहिब, फरीदकोट के एसपी भी तलब किए गए हैं। 150 अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। सुरक्षा में चूक पर एमएचए का एक्शन है ये, गृह मंत्रालय का एक्शन, जहां 5 जिलों के एसपी को तलब किया गया है। उसके साथ साथ डीजीपी को भी तलब किया गया है। 13 अफसर कुल मिलाकर उन सबको तलब किया गया है। केंद्र के 3 अधिकारियों ने इन्हें तलब किया है। पंजाब के डीजीपी, आईजी, एसपी रैंक के अफसर तलब हुए हैं। मोगा और तरन तारण के एसपी भी तलब किए गए हैं। मुक्तसर साहिब, फरीदकोट के एसपी भी तलब किए गए। तो 5 एसपी हैं, 13 अफसर हैं कुल मिलाकर। इन सबको एमएचए की टीम ने तलब किया है। अमित पांडे जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी अमित।
देखिए 3 सदस्यीय टीम है जो गई है जांच के लिए और उसके बाद इन 5 जिलों के जो अधिकारी हैं, करीब 1 दर्जन अधिकारी हैं, इनसे जानकारी मांगी गई है और इसमें मोंगा, तरन तारण, मुक्तसर, फरीदकोट के जो आला पुलिस अधिकारी हैं वो कुल मिलाकर कोशिश टीम की यही है कि आखिरकार जानकारी जुटाई जा सके कि किन परिस्थितियों में जो काफिला है पीएम का रुका। देखिए इसमें जो 3 सदस्यीय टीम है इसमें एसपीजी के आला अधिकारी हैं, इसमें आईबी के आला अधिकारी, तो हर अधिकारी अपने अपने स्तर से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए करीब 1 दर्जन अधिकारियों को तलब किया गया है। जी, और इनसे कब इनको कब हाजिर होने को कहा गया है? क्या इन्हें इन पर्सन आकर अपनी जवाबदेही देनी होगी? देखिए जो आधिकारिक संवाद है उसकी प्रक्रिया अभी थोड़ी देर में साफ होगी, लेकिन इन करीब 1 दर्जन शीर्ष अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से 5 जिलों की जानकारी मांगी गई है। तो अभी इन पर निर्भर करता है कि किस तरीके से कितनी जल्दी यह जानकारी देते हैं। जहां तक प्रदेश सरकार के रुख का सवाल है, जहां तक संवाद का सवाल है, वो अभी अपेक्षित जवाब या अपेक्षित संवाद गृह मंत्रालय केंद्र सरकार को इस पूरे प्रकरण पर अभी तक नहीं मिल रहा है। जी, धन्यवाद अमित पांडे आपके इनपुट्स के लिए। अब एक और बड़ी खबर है इस वक्त, ये एक और सीक्रेट नोट है जो न्यूज़ 18 के हाथ में है। इसमें भी इंफॉर्मेशन वही कहती है जहां साफ साफ लिखा है कि पीएम को खतरा है और यहां घेराबंदी की बात हुई है। 5 तारीख को इसको घेरने की कोशिश की जाएगी और यहां पर क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, इसलिए यहां पर पूरी तरह से तैनाती होनी चाहिए, ग्रुप्स में होनी चाहिए और सड़क खाली होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है ये पंजाब सरकार को पहले ही पता थी। विजय कौशिक, आप कह रहे हैं एसपीजी की जिम्मेदारी है, एसपीजी एक्ट को पढ़िए। एसपीजी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की क्लोज सुरक्षा है, ग्राउंड पर पायलट की जिम्मेदारी जो है और रूट को क्लियर करने की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की होती है, ये हमेशा से होती आई है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि पुलिस उस समय एसपीजी के अंडर काम करती है। जी नहीं, एसपीजी के साथ काम करती है। एसपीजी डायरेक्टर को डीजीपी ने साफ कह के कहा कि आप आइए, आप पंजाब पुलिस को देखिए तस्वीरों में, अगर आपके लिए रूट लगी है तो क्या पुलिस वाले ऐसे खड़े रहेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हम पहली बात तो इस जांच का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, देश की कोई भी जांच एजेंसी इस मामले में जो भी जांच कर रही है, पंजाब सरकार उसमें पूरा सहयोग देगी। कौन सा सहयोग देगी? दूसरी चीफ बात, मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया किसी की कोई गलती नहीं है, सब कुदरती है। ये कुदरती दिख रहा है आपको? नहीं, सीएम चन्नी ने तो ये कहा। अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। तस्वीरें देखिए विजय जी, तस्वीरें क्या बयां करती हैं आप देखिए। तस्वीरों में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं, तस्वीरों में पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियों के सामने आराम से खड़े हैं। हाँ जी भाई साहब, शूटिंग चल रही है, आइए देखते हैं। इस एटीट्यूड के साथ खड़े हैं प्रदर्शनकारियों को। जब वहां पर पुलिस वालों को पूछा जाता है, कहते हैं हमें आदेश है कि पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं और ये खुद पुलिस वालों ने कही है। आप बताइए। कहते हैं कि पंजाब के अंदर किसी किसान के ऊपर ना गोली चलाई जाएगी ना लाठीचार्ज किया जाएगा। किसान के ऊपर गोली नहीं चलाई है और ना ही लाठीचार्ज चलाई है। ये वो लोग हैं जो गतिरोध और अवरोध पैदा कर रहे हैं, जिनको प्रदर्शन करने का कोई परमिशन नहीं है और जिनके लिए साफ आदेश है कि इनको सड़क से दूर रखा जाए। तो ये बात साफ है। और दूसरी बात, मुझे बताइए किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? मुझे बताइए किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? किसान इस बात का प्रदर्शन, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? जो किसान मारे गए आंदोलन, कौन से किसान मारे गए? कौन से किसान मारे गए और उनकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? वो किसके कहने पर आकर बैठे थे और उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है जिनकी मौतें हुई हैं? और ये जो प्रदर्शन हुआ है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों हुआ है? उनको भेजा तो पंजाब सरकार ने था, तो सवाल पंजाब सरकार से पूछना चाहिए। और प्रधानमंत्री का विरोध कैसे हो गया? कानून का विरोध होना चाहिए, प्रधानमंत्री का विरोध कैसे हो गया? एक बात बताइए, 1 साल पहले का ये वीडियो है जो दिखाता है किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने इसको गतिरोध पैदा किया जाए। ये तो फिर ये सोची समझी साजिश नहीं थी? कैसे पता? वहां के लोकल एमएलए तक को पता है और वहां के गुरुद्वारे में मुनादी हुई है सामने के गांव में कि पीएम का काफिला आ रहा है, आओ घेरो। किसने बोला ये? देखिए ये सब क्यों हुआ बताइए? किस मंशा से हुआ बताइए? पंजाब सरकार को देश के प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ है या सिर्फ ये अंधा मोदी विरोध है? मुझे बताइए विजय कौशिक। नहीं था शहजाद पूनावाला,
मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ कि कोई चूक नहीं है, ये केवल भाजपा का एक ड्रामा है ताकि पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जा सके। आनंद जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? कृपया करके, ये ऑनलाइन हो रहा है, थोड़ा सा हम एक एक करके बात रखें। आनंद जी, आपके शो की एक खासियत है, आप फैक्ट्स पे हमेशा डिबेट करते हैं। मैं एसपीजी एक्ट लेकर बैठा हूँ, एसपीजी एक्ट, उसमें पहली लाइन में लिखा है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी एसपीजी की जिम्मेदारी, बाकी जिम्मेदारी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस की होती है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आनंद जी, आपके ही चैनल ने 16 आईपीएस और 27 डीजीपी का एक लेटर ब्रेक किया था, राष्ट्रपति को लिखा हुआ। उसमें बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी रहे हैं उन्होंने भी कहा। शहजाद पूनावाला, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक और बड़ी खबर आ रही है इसी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसको अभी बात यहां स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन भी लिया गया है। 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कुलागढ़ी में मामला दर्ज किया गया है। कुलागढ़ी में मामला दर्ज है। सुरक्षा चूक मामले में एक्शन है कि 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कुलागढ़ी में मामला दर्ज किया गया है 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ। इन सब के वीडियो रिकॉर्ड्स हैं और वहां पर चश्मदीद भी है हमारे पास, जो कह रहे हैं कि इनको तो स्वागत सत्कार के साथ लाया गया। काले फॉर्च्यूनर के अंदर से पुलिसिये भी निकले, ये प्रदर्शनकारी भी निकले और अपनी अपनी जगह इन्होंने घेर ली और ये गाड़ी इनको छोड़ के वहां से गायब हो गई। चमन पलानिया से डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत कि रात को और सुबह 5 से लेकर 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे तक सड़क खाली होती है, लेकिन 11 बजे वहां पर लोग घेराबंदी शुरू कर देते हैं। मंशा क्या है? जो 6-7 सड़कों से आप हुसैनी वाला या रैली प्रांगण तक जा सकते थे, उन सभी रास्तों को ब्लॉक किया जाता है। बीजेपी के जितनी बसें जा रही हैं उन सबको रोककर तोड़फोड़ की जाती है और प्रधानमंत्री के काफिले को भी रोका जाता है। इतने बड़े ब्लॉक के बावजूद रूट क्लियर कहा जाता है। चमन पलानिया जुड़ रहे हैं। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चमन जी देखिए, प्रधानमंत्री के काफिले में जो चूक हुई थी 5 तारीख को, उसी को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है और उसी को लेकर जो है फिरोजपुर के नजदीकी जो कुलागढ़ी की जगह है वहां पर जो है मामला दर्ज किया गया है और इसमें जो है लगभग जो है वो 100 से 150 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है कि जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री की जो रैली पे जो है जो पहुंच नहीं पाए और जो बीच रास्ते पर उनको रोका गया, उसी को लेकर जो है ये मामला जो है दर्ज किया गया है। और पुलिस ने भी जो है अब इस सारे मामले को लेकर जो है एक्शन में आ चुकी है और अब जो धीरे धीरे जो केंद्र सरकार की तरफ से जो टीमें हैं वो भी फिरोजपुर में पहुंची हुई है, वो भी अब जांच कर रही है। तो अब कहीं ना कहीं जो है पंजाब सरकार के ऊपर भी जो है अब एक किस्म से जो है दबाव जो है वो लगता बढ़ रहा है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने जो है जिस तरह से पंजाब सरकार को लताड़ लगाई है उसी का जो असर है अब ये देखने को मिला है। जी चमन, एक और बात है, एक प्रत्यक्ष हैं जो कि पूर्व डीसी रहे हैं फिरोजपुर के, आईएएस ऑफिसर हैं पूर्व, उन्होंने भी न्यूज़ 18 से बात करते हुए साफ कहा है कि वहां पर पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनकी मिली भगत थी, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि पुलिस खुद कुछ प्रदर्शनकारी और उनके नेताओं को वहां पर लेकर आ रही थी और फिर पास के गांव के गुरुद्वारे से मुनादी की गई कि प्रधानमंत्री का काफिला आया है तो आप सब लोग जुड़ जाएं। वहां खड़े होकर अनाउंसमेंट्स करने दिए गए और पुलिस ने इस जमावड़े को इकट्ठा होने दिया। चमन, जिस तरह से जी देखिए, जिस तरह से जो पूर्व जो डीसी थे एसके लेदड़, उन्होंने भी जो है कल चश्मदीद थे, वो खुद वहां पर जो है रैली पर जा रहे थे, तो उन्होंने खुद जो बताया था कि जिस तरह से पुलिस वालों ने जो है किस तरह से बीच रोड पे जो है ले आके जो है किसानों को जो है गाड़ियों में लेके और उनको बीच पुल के ऊपर जो खड़ी कर दी गाड़ी और उसके बाद जो है वो जो है वहां पर जो ब्लॉकेज कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के ऊपर भी जो है सवालिया निशान उठते हैं और पुलिस के ऊपर भी जो है इसके ऊपर जो है जो जहां जो पुलिस जो इस मामले में जो ढील बरती, जो उनके ऊपर भी जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारे साथ वहां के विधायक हैं प्रविंदर सिंह पिंकी, उन्हीं से जानते हैं सर क्वेश्चन। सर जी आनंद, हमारे साथ उनको पूछिए, पिंकी जी से पूछिए कि उनको कैसे पता था कि पीएम का काफिला आ रहा है। उनको तो जैसे वहां से पीएम का काफिला चला, उनको कैसे किसने इंटीमेशन दिया? क्या उन्होंने वहां स्थानीय को आगाह किया कि पीएम यहां से आ रहे हैं? उनके रोल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे को तो पता लगा जब बठिंडा में पहुंच गए वापस, हमको नहीं पता था। ये तो जो है पुलिस अधिकारियों को पता होगा। ये जो एफआईआर है वो डीजीपी के ऊपर होनी चाहिए।
जी, आप उनका पर काम था ये आरोप head of this आरोप आप पर department भी थे। है पिंकी जी, आरोप आप पर भी है पिंकी जी कि आपको पता था, आपने वहां के लोगों को आगाह किया कि पीएम यहीं से गुजरेंगे। ऐसा है कि मैं ना ऐसे काम करता हूँ, ना मेरे को पता था। जब वो वापस चले गए तो टीवी की खबरों में हमने सुना, जब पीएम साहब ने कहा कि जाकर अपने मुख्यमंत्री जी को बता दिए कि मैं बच के आ गया हूँ, ये जो कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है। और इसकी जो एफआईआर मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीजी के ऊपर होनी चाहिए, कि जिनको जो आगे लेके आ रहे थे, जिन्होंने उनको एस्कॉर्ट करना था, क्यों नहीं किया। इसका कॉन्टीजेंसी प्लान भी बनता है। जी, कंटिजेंसी प्लान तो बनता है और आप कह रहे हैं कि डीजीपी की गलती है। पिंकी जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो वहां के स्थानीय एमएलए विधायक वो कह रहे हैं कि डीजीपी से पूछो, डीजीपी ने रूट क्यों क्लियर किया, गलती डीजीपी की है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है जिसकी शुरुआत हमने शून्य से की थी। साथियों, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से मुकाबले में सबका प्रयास की भावना ही देश को मजबूती दे रही है। कोविड से लड़ने के लिए बेसिक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज मुफ्त टीकाकरण अभियान तक ये ताकत आज हर तरफ दिख रही है। इतनी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधताओं वाले हमारे देश में टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से के साथ हमने विकसित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है। साथियों, अंधेरा जितना घना होता है, प्रकाश का महत्व उतना ही ज्यादा होता है। चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, हौसला उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं।
सरकार द्वारा अब तक पश्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सीन की करीब करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई जा चुकी है। बंगाल को 1,500 से अधिक वेंटिलेटर, 9,000 से ज्यादा नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए हैं। 49 पीएसए नए ऑक्सीजन प्लांट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। ये कोरोना से मुकाबले में पश्चिम बंगाल के लोगों की मदद करेंगे। साथियों, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंपस में लगी देशबंधु चित्तरंजन दास जी और महर्षि सुश्रुत की प्रतिमाएं तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देशबंधु जी कहते थे, मैं इस देश में बार बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं इस देश के लिए जी सकूं, इसके लिए काम कर सकूं। महर्षि सुश्रुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरातन भारतीय ज्ञान के प्रतिबिंब रहे। ऐसी प्रेरणाओं से बीते वर्षों में देशवासियों के स्वास्थ्य से जुड़े संपूर्ण समाधानों के लिए होलिस्टिक तरीके से काम हुआ है। सबका प्रयास की भावना से आज देश के हेल्थ इंफ्रा को, हेल्थ प्लानिंग को इंटीग्रेटेड करने का, राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। हम हेल्थ सेक्टर में आज जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी निरंतर काम में जुटे हैं। वो वजह हैं जो बीमारियों का कारण बनती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। बीमार होने की स्थिति में इलाज सस्ता और सुलभ हो, इस पर हमारी सरकार का ध्यान है। और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की कैपेसिटी का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथियों, इसलिए अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देश आज प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन और मिशन मोड अभियानों को गति दे रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया मूवमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से गांव और गरीब परिवारों को अनेक बीमारियों से बचाने में मदद मिल रही है। आर्सेनिक और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूषित होता है, देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है। हर घर जल अभियान के इसके द्वारा इस समस्या के समाधान में बहुत मदद मिल रही है। साथियों, लंबे समय तक हमारे यहां गरीब और निम्न मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं से इसलिए वंचित रहे क्योंकि या तो इलाज सुलभ ही नहीं था या बहुत महंगा था। गरीब अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित होता था तो उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो कर्ज ले, अपना घर या जमीन बेचे, या फिर इलाज का विचार ही टाल दे। कैंसर की बीमारी तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही गरीब और मध्यम वर्ग हिम्मत हारने लगता है। गरीब को इसी कुचक्र, इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए देश
सस्ते और सुलभ के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। बीते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कीमत में काफी कमी की गई है। अभी मनसुख भाई इसका विस्तार से बता भी रहे थे। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जो 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयां और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की भी 50 से अधिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अमृत स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। सरकार का यही सेवा भाव, यही संवेदनशीलता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। सरकार ने 500 से ज्यादा दवाइयों की जो कीमत नियंत्रित की है, वो भी मरीजों के हर साल 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम बचा रही है। नागरिकों के पैसे बच रहे हैं। कोरोनरी स्टेंट्स की कीमत तो फिक्स किए जाने की वजह से हार्ट के मरीजों के हर साल 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बच रहे हैं। सरकार ने नी इम्प्लांट्स की कीमत कम करने का जो निर्णय किया, उसका विशेष लाभ हमारे सीनियर सिटीजन्स को, हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों को, पुरुषों को उसका लाभ हुआ है। इस वजह से बुजुर्ग मरीजों से 1,500 करोड़ रुपया हर वर्ष बच रहे हैं। सरकार जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चला रही है, उसकी मदद से 12 लाख गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिली है। इससे भी उनके 520 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनकी बचत हुई है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना आज एफोर्डेबल और इंक्लूसिव हेल्थ केयर के मामले में एक ग्लोबल बेंचमार्क बन रही है। पीएम जय के तहत देश भर में 2,60,00,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। अनुमान है कि अगर ये योजना नहीं होती तो इन्हीं मरीजों के अपने इलाज पर 50 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। साथियों, आयुष्मान भारत का लाभ 17 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीजों को भी हुआ है। चाहे कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो या फिर सर्जरी, इन मरीजों को अस्पताल में हर सुविधा मुफ्त मिली है। कल्पना कीजिए, सरकार के ये प्रयास नहीं होते तो कितने गरीबों का जीवन संकट में फंस जाता या कितने परिवार कर्ज के कुचक्र में फंस जाते। साथियों, आयुष्मान भारत सिर्फ मुफ्त इलाज का माध्यम पर नहीं है, बल्कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, इसमें भी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। ये कैंसर जैसी सभी गंभीर बीमारियों के लिए बहुत आवश्यक है, वरना हमारे यहां तो ज्यादातर मामलों में कैंसर का पता लास्ट स्टेज में ही चलता था, जब बीमारी लाइलाज हो जाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के साथियों में
डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर की स्क्रीनिंग पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव में बन रहे हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसमें आज बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। बंगाल में भी ऐसे 5000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। देश भर में लगभग 15 करोड़ लोगों को ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीन किया जा चुका है। स्क्रीनिंग के बाद जिनमें लक्षण दिखते हैं उनके इलाज के लिए गांव के स्तर पर ही हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से ट्रेन भी किया गया है। साथियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे हेल्थ सेक्टर की रही है डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप। डॉक्टर और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए भी देश में आज मिशन मोड पर काम हो रहा है। साल 2014 तक देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 90,000 के आसपास थी। पिछले 7 सालों में इनमें 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। साल 2014 में हमारे यहां सिर्फ 6 एम्स होते थे। आज देश 22 एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं जोड़ी जा रही है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए हैं। 30 से अधिक संस्थानों पर तेजी से काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता, मुर्शिदाबाद और वर्धमान के मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर से मरीजों का इलाज और आसानी से हो जाएगा। हमारे आरोग्य मंत्री मनसुख भाई ने इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्धता पर पड़ेगा। जितने डॉक्टर देश में पिछले 70 वर्षों में बने, उतने डॉक्टर देश में अब अगले 10 वर्षों में बनने जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष देश में जो 2 बड़े राष्ट्रीय अभियान शुरू किए गए हैं, वो भी भारत के हेल्थ सेक्टर को आधुनिक स्वरूप देने में बहुत मदद करेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन इलाज में देशवासियों की सहूलियत बढ़ाएगा। मेडिकल हिस्ट्री के डिजिटल रिकॉर्ड से इलाज आसान और प्रभावी हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल के चक्कर का झंझट कम होगा और इलाज पर होने वाली अतिरिक्त खर्च से भी नागरिकों को मुक्ति मिल पाएगी। इसी तरह आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से क्रिटिकल हेल्थ केयर से जुड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों के साथ साथ अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी सुलभ होगा। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल को भी 5 वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है। इससे पूरे राज्य में सैकड़ों हेल्थ सब सेंटर्स बनेंगे। लगभग 1,000 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑपरेशनल होंगे। दर्जनों डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनेगी और जिला अस्पतालों में सैकड़ों क्रिटिकल केयर बेड्स की नई कैपेसिटी तैयार होगी। ऐसे प्रयासों से
हम भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से और बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। भारत को स्वस्थ और समर्थ बनाने का ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। मेरा सभी नागरिकों से फिर आग्रह है कि सतर्क रहे, सभी जरूरी सावधानियां बरतें। मैं फिर एक बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हर किसी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है और देश में हेल्थ सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है। अनेक अनेक बीमारियों से लड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कैंसर के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध की जा रही हैं।